तो जय हिंद बच्चों, मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि आपको एग्जाम्स के लिए मॉडर्न इंडिया का कोर्स स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अब हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि मॉडर्न इंडिया में हम लोगों के पास जो हमें पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना होता है। आपके पास 1707 से लेकर और 1947। अभी 1707 क्या हुआ था, औरंगजेब की डेथ हुई थी, यहाँ से लेकर और आपके पास क्या औरंगजेब की डेथ से लेकर कहाँ तक आपके पास पढ़ना है आपको इंडिया के इंडिपेंडेंस तक, 15 अगस्त तक। तो ये आपका मॉडर्न इंडिया है, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के, भले आप क्या एपीएफसी का एग्जाम दे रहे हो, ईओ का एग्जाम दे रहे हो, है ना, या आप सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हो, या आप हरियाणा का स्टेट सिविल सर्विस दे रहे हो, यूपी दे रहे हो, यूके पीएससी दे रहे हो, एमपी पीएससी दे रहे हो, एमपीएससी दे रहे हो, कुछ भी स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, सिविल सर्विसेज दे रहे हो, एसएससी एग्जाम दे रहे हो, मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना आप अच्छे एग्जाम की तरफ जाएंगे उतना आपको एनालिसिस पता होना चाहिए। तो आपको, क्योंकि हम लोग क्या है अभी, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो आपका क्या हम लोग फैक्ट्स पे और उसके पीछे कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि हमारा एग्जाम जब हम देने जाएं तो हमें कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चंस को करते हुए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हुए, ठीक है। तो अपन लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट आपका वीडियो का है मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो अब हम करेंगे मॉडर्न इंडिया में स्टार्ट। तो पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, सोर्सेज पता होने चाहिए। सही सोर्सेज पता होंगे तो मैं एक्चुअल में पढ़ाई सही से हो जाएगी। तो देखो, जो मैं आपको सोर्सेज जो आपके लिए मैं रेफर करूंगा वो आपके पास है, पहला विपिन चंद्रा की बुक, ठीक है, जो आपके पास है, ये आपने देखी होगी, ये मोटी सी बुक आती है, छोटी सी गुटके जैसी, है ना, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। बहुत अच्छी बुक है, पर कहानी की तरह है ना। घोड़े आ रहे थे, जैसे स्टार्ट भी ऐसे ही करते हैं 1857 के लिए ना, कि 10 तारीख को आपके पास सो के भी नहीं उठे बहादुर शाह जफर। तो बहुत अच्छी बुक है ये। इसके अलावा आपके पास बीएल ग्रोवर की बुक है, ठीक है, ये हम लोग करेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी जो आपके पास है, ये भी विपिन चंद्रा की ही है, लिखी हुई, ऑथर विपिन चंद्रा ही है, ठीक है। और शेखर बंदोपाध्याय है, प्लासी टू पार्टीशन वाले, और बीएल ग्रोवर जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा स्पेक्ट्रम की बुक, ठीक है, स्पेक्ट्रम की जो आपके पास है मॉडर्न इंडिया की, वो हम लोग रेफर करेंगे। तो इनका जो भी आपके पास सार होगा वो सब मैं इस लेक्चर में, आपके पास जो भी हम लोग मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स करेंगे वो सब में कवर कराऊंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आराम आराम समझते हुए। फैमिलियरिटी की तरह रहना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, और बिल्कुल ऐसा समझो, बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह, वो समझ के करोगे तो समझ में आएगा। और अगर कैसा समझ के करोगे, अगर आप समझ के चलोगे कि भाई आप मुझे जानते नहीं हो, सिर्फ वर्चुअल मोड में मान के चलोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वर्चुअल मोड में नहीं मानना, मैं एक रियल इंसान ही हूँ, सामने आपके खड़ा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए, फील करके पढ़ो कि मैं सामने खड़ा हुआ हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नीचे से, ठीक है। तो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो। अब देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ आपके पास जो है मॉडर्न इंडिया में, हम लोग स्टार्ट करेंगे 1707 से, ठीक है। कहाँ से बालक? 1707 से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। 1707 में क्या हो गया, देखो 1707 में आपके पास क्या हुआ, औरंगजेब की डेथ हो गई, एक स्ट्रॉन्ग रूलर की डेथ हो गई। अब औरंगजेब ने अपने जीवन काल में क्या किया, अपना डेक्कन में बहुत पैसा लगाया, ठीक है, अपनी डेक्कन पॉलिसी के चलते हुए बहुत नुकसान कराया। लास्ट में खुद भी बोला औरंगजेब ने, यहाँ बहुत पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। और मुगल साम्राज्य के लिए नए दुश्मन और मोल ले लिए, जैसे कि मराठास। तो बहुत पैसा बर्बाद हुआ, किसका? मुगल एम्पायर का, इस पूरी प्रोसेस में। अब औरंगजेब की डेथ हो गई। औरंगजेब की डेथ होने के बाद उसके बाद क्या हुआ, उसके 3 बेटे। अब वहां पे क्या होता था, मुगल में कोई क्लैरिटी तो थी नहीं, तो कभी भी आपसे पूछेगा, वन ऑफ द रीजन इंपॉर्टेंट यही है कि उनके बीच में क्लैरिटी नहीं है सक्सेशन की। सक्सेशन की क्या नहीं है? क्लैरिटी नहीं है कि भैया कौन किस रूल पे सक्सीड करेगा पुराने बादशाह के जाने पर। तो अब आपके पास ध्यान से देखिएगा, औरंगजेब की डेथ के बाद उसके 3 बेटे थे, 3 बेटे, बड़ा बेटा, मझला बेटा और छोटा बेटा। बड़े बेटे का नाम था मुज़्ज़ाम और मझले बेटे का नाम था आजम, और छोटे वाले का बेटे का नाम था कामबख्श। अब ये जो हैं औरंगजेब के 3 बेटे हैं। अब इनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया। अब हर बार की तरह, जैसे आपके पास औरंगजेब ने खुद भी किया था, अपने भाई दारा शिकोह को हराया था, है ना, अपने टाइम पे,
वैसे ही इस समय इसके बेटों ने किया। मुअज्जम जो है वो बन गया बादशाह। एक मिनट, मुअज्जम जो है, प्रिंस मुअज्जम बन गया बादशाह। और मुअज्जम बादशाह बनने के बाद इसने टाइटल ले लिया अपना बहादुर शाह वन, और बहादुर शाह वन नाम से ये गद्दी में बैठ गया। बोर बिल्कुल नहीं होना, मजेदार स्टोरी है, मस्त स्टोरी है। बस यहां से आपके पास क्या हो गया, आपका मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो गया। अब मॉडर्न इंडिया में देखो, ध्यान से समझना बच्चा, 3 बारी में आपका मॉडर्न इंडिया चलेगा। कितनी बारी में? 3 बारी में। 3 बारी में चलेगा। देखो 1 2 3, 3 फेज में आपका मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो जाएगा। पहला फेज कौन सा वाला होता है? पहला फेज है आपके पास डिक्लाइन ऑफ मुगल वाला, या आपके पास पावर कंसोलिडेशन हम लोग इसे बोलते हैं, पावर कंसोलिडेशन, ठीक है। या ज्यादा आसान भाषा में कहूं, पहला जो फेज आपके पास बोल सकते हो, आप लोग बोल सकते हो पावर स्ट्रगल, ठीक है। पावर स्ट्रगल पहला फेज आप लोग बोल सकते हो। ठीक है जी, स्ट्रगल। अभी समझा रहा हूं ये फेज कहां से कहां तक है, ध्यान सुनना। ये आप बोल सकते हो 1707 से लेकर और 1764 तक। दूसरा जो फेज होता है वो आपके पास है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। दूसरा कौन सा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का एरा है। और तीसरा क्या है? आपका ब्रिटिश एरा है। अब देखो, अब ये कहां से कहां तक है? 64 से लेकर 1764 से 1857 आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। 1857 तक आप लोग बोल सकते हो, और 1764 बोल लो, है ना। और तीसरा वाला जो आपके पास है वो 1857 के बाद 1858 बोल लो, और 1947 तक ये आपके पास है, ठीक है जी। ये आपके पास है, आपको ये पता होना चाहिए। व्हाइट मार्कर ये है आपके पास 1858 तक ही बोल दो। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, पावर स्ट्रगल। इंडिया को बना दिया था इन्होंने ग्राउंड, किसका? खेलने का ग्राउंड। अब बहुत सारी पावर जो है आपके पास क्या करने लग गई, खेलने लग गई इस फेज में। अब इसमें बहुत सारी पावर्स हैं, देखो बहुत सारी पावर्स इन्वॉल्व हो गई। कुछ देशी हैं, इंडियन हैं, और कुछ विदेशी हैं, फॉरेनर्स हैं, है ना जी। और ये आपस में लड़ रहे हैं। इंडिया को फुटबॉल का मैच, मतलब क्या कह सकते हो, ग्राउंड बना रखा है, लीग मैचेस हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इंडियन पावर्स कौन कौन सी आ गई, क्योंकि मुगल कमजोर हो गए, आपका औरंगजेब की डेथ हो गई, बहादुर शाह वन गद्दी में बैठ गया, तो बहुत सारे पावर रेस करने लग गए। जैसे आपके मराठा हो गए, है ना, जाट्स हो गए, सिख हो गए बाद में, ठीक है। ऐसे ही आपके पास राजपूत हो गए, ये सब आपका रेस करने लग गए, ठीक है। इसके अलावा आपके बंगाल में अलग बनने लग गया, अभी सब समझाऊंगा। इसके अलावा हैदराबाद, ऐसे करके एटसेट्रा एटसेट्रा, अवध, ये सब आपके देसी, इन लोगों ने क्या बना लिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट टाइप बिहेव करने लग गए। मुगल बादशाह के डर है नहीं। दूसरा आपके पास क्या है, आपका यूरोपियन पावर्स आने लग गई। अब ये यूरोपियन पावर कौन कौन सी, ध्यान से समझना। जैसे आपके पास कौन से, पोर्चुगीज़ हैं, ये चाह रहे हैं कि इंडिया में जो है इनका कुछ दबदबा आ जाए, ठीक है। फ्रेंच, इनका दबदबा चाहिए इन्हें। इंग्लिश, इनका दबदबा चाहिए। लीग मैचेस हैं, कह सकते हो ग्रुप ए ग्रुप बी की टीम्स हैं ये, ठीक है। बाकी डेनिश, डच, ये कमज़ोर खिलाड़ी हैं। जैसे आज के क्रिकेट मैच में आपके पास जिम्बाब्वे की टीम कभी वर्ल्ड कप में आती, कभी नहीं आती, इस टाइप की टीम से, तो इनका घबराने की जरूरत हमें नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ, इस युद्ध में आपके पास एक बंदा जीतेगा लीग मैचेस में, और वो जाएगा सेमीफाइनल में, और उसके बाद वो जीत जाएगा और वो चला जाएगा सेमीफाइनल्स में। उसके बाद सेमीफाइनल्स में उसका मुकाबला हो जाएगा। इन सब में सेमीफाइनल में कौन जीतेगा? अंग्रेज जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और मराठे जाएंगे, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, मराठे भी सेमीफाइनल हार जाएंगे, फिर फाइनल कौन खेलेगा? आपका ब्रिटिश, वो ही रूल करेंगे अगले 1858 से 1947 तक, बल्कि उससे पहले से ही रूल करना शुरू कर दिया था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने, फिर अंग्रेजों ने। तो ये पूरी कहानी आपके मॉडर्न इंडिया 3 फेज में चलती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अब देखो भैया, बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर फिर बताया हूं, 1707 में होगी औरंगजेब की डेथ। 1707 में औरंगजेब की डेथ होने के बाद कौन बैठ गया? बहादुर शाह वन गद्दी में बैठ गया।
अभी बहादुर शाह वन गद्दी में बैठ गया, मुल्जाम जो था बहादुर शाह वन का टाइटल लेके आपका गद्दी में बैठ गया। यहां से आपकी कहानी स्टार्ट हो जाएगी लेटर मुगल्स की, इन्हीं को लेटर मुगल्स बोलेंगे। अब बहादुर शाह वन ने जब, आप कह सकते हैं जब ये गद्दी में बैठा, तो ये 60s में है, अपने 60s में है। अब 60s में कहाँ कौन लड़ने जाएगा, आराम से बढ़िया रजाई में बैठो, क्या आग सेको, मूंगफली खाओ, क्या लड़ना झगड़ना है ना। तो क्या हुआ, आपके पास औरंगजेब ने क्या किया था, शिवाजी का एक ग्रैंडसन था, ठीक है, शिवाजी का एक ग्रैंडसन था, शिवाजी महाराज जो हैं हमारे, इनके ग्रैंडसन थे। 1680 में शिवाजी ने देवासन किया था, आपका धरती से अपना शरीर छोड़ा। अब इसके बाद इनका एक बेटा था संभाजी, इन्होंने आपका मोर्चा संभाला अगेंस्ट मुगल, और दूसरे बेटे का नाम था राजा राम, ठीक है, ध्यान से समझना। और इस संभाजी का बेटे का नाम था आपका साहू महाराज। अब जो साहू है, इन पे क्या किया औरंगजेब ने 1680s के लास्ट में अटैक किया मराठा रूल पे, मराठा एम्पायर में, महाराष्ट्र में अटैक किया, और आपके साहू को कैद कर लिया दिल्ली में। साहू को कैद करने के बाद इसे दिल्ली ले आए, और दिल्ली लाने के बाद जो है ये कैद में रहा। मीनवाइल आपके जो संभाजी है, इनकी भी कह सकते हैं, ये भी आपके अपना शरीर छोड़ चुके हैं, साहू जा चुके हैं दिल्ली, साहू दिल्ली में कैद हैं। और राजा राम जो है ये रूल कर रहे हैं, फिर इनकी डेथ हो गई, फिर इनकी वाइफ रूल कर रही है ताराबाई, और इन्होंने महाराष्ट्र में अपने बेटे को 1707 में, आप जब कहोगे क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, 1707 में इन्होंने अपने बेटे, शिवाजी नाम नहीं रखा था, शिवाजी उस नाम से ही अपने बेटे को, यानी कि शिवाजी का ये भी ग्रैंडसन हो गया, इसको रूल करवाने लग गई ताराबाई। अब साहू को क्या कर दिया, पहला आपके पास बहादुर शाह वन ने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ध्यान समझना, 1707 में आपके जब बहादुर शाह वन गद्दी में बैठा, तो इसने सबसे बोला कौन लड़ेगा, है ना। इसने क्या करा, आराम से मूंगफली खाओ, और इसने जो है छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, आपके साहू को। तो साहू को रिलीज कर दिया। साहू कौन है, शिवाजी के ग्रैंडसन। अब साहू जो है, जब साहू रिलीज हो गए, ठीक है, अब जब ये रिलीज हो गए, इन्हें छोड़ दिया गया, तो ये गए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जो है अपनी पावर को दोबारा से गेन करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके अलावा बहादुर शाह वन ने क्या किया, ध्यान से देखना, एक काम तो ये किया, साहू को छोड़ दिया। अब सिखों के गुरु, 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनकी जो है मृत्यु के बाद उन्होंने जब अपना शरीर छोड़ा, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपना ट्रेडिशन जो खालसा है, उसको ट्रेडिशन को छोड़ के गए, और गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को है जो बुक हैं, उनको क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने आपके पास गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो है बोला कि आपको इन गुरुवाणियों को फॉलो करना है फॉर सिख, जो सिख हैं उनके लिए ट्रेंड छोड़ दिया कि आपको इनको फॉलो करना है, और कुछ रूल्स आपके कोड ऑफ कंडक्ट छोड़ के चले गए। तो उसके बाद इनको एक कमांडर चाहिए था, तो एक सिखों के कमांडर बने, उनका नाम था बंदा बहादुर। तो सिख कमांडर थे बंदा बहादुर। अब ये बंदा बहादुर जो हैं आपका सिखों को लीड करने लग गए, और सिखों को लीड करने लग गए तो आपके मुगल्स के लिए परेशानी बढ़ने लग गई। जब मुगल्स के लिए परेशानी बढ़ने लग गई, तो आपके पास बहादुर शाह वन जो था, मुल्जाम जो था बड़ा बेटा, इसने डिफीट करा, ठीक है, वन डिफीटेड, डिफीट बोल रहा हूं, डिफीटेड, हरा दिया। किसको, इनको हराया, किसको हराया, बंदा बहादुर को। ये बंदा बहादुर कौन है, फिर से सुन लो, बंदा बहादुर है आपके सिख कमांडर है, सेनापति हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो है ये सेना नायक की तरह काम कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, तो बंदा बहादुर जी को जो है ये बहुत ब्रेव लीडर थे, तो इनको हरा दिया बैटल ऑफ सरहिंद में, ठीक है। और आपके पास बहादुर शाह वन, उसके बाद 1707 से 1712 बहादुर शाह वन रूल किया, और 1712 में उसकी डेथ हो गई। किसकी, बहादुर शाह वन की। अब देखो ध्यान से सुनना, औरंगजेब की मौत के बाद जो है, जब बादशाह कमजोर हो जाता है तो कोई डरता नहीं है। जब घर का प्रमुख कमजोर हो जाएगा तो लोग कौन डरने वाला है। तो यही यहां पे हो रहा है। क्या हुआ कि आपके पास जो सिख हैं वो अपना सर उठाने लगे, जो आपके जाट हैं वो अपना सर उठाने लगे, है ना। दरबार के लोग इवन जो हैं, जो दरबार में रह रहे हैं, वो अपना सर उठा रहे हैं।
तो आपके दरबार में क्या हो गया, 1712 में बहादुर शाह की डेथ हो गई 1 की, तो आपके दरबारी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई, दरबारी पॉलिटिक्स, आपका कोर्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। और आपका मुगल कोर्ट जो था ना, मजेदार चीज है, पढ़ो, है ना। तो आपके पास दरबार में क्या हो गया, जब पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई तो सब आपस में जो है ग्रुप बनाने लगे, बहुत सारे ग्रुप बना दिए। किसी ने तुर्रानी ग्रुप बना दिया, है ना, या आपस में बैठ के जो है पान खा रहे हैं, गुटखा पी रहे हैं ना, गुटखा खा रहे हैं, आपका वो क्या होता है, तम्बाकू पी रहे हैं, है ना, क्या कहते हैं हम उसे, चिलम। तुर्रानी हो गए, इसके अलावा मोगल्स हो गए जिन्हें हम लोग मुगल कहते हैं, इन्होंने अपना ग्रुप बना दिया। हिंदुस्तानी मुस्लिम्स हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बना दिया, ठीक है। जो शियाइट्स हैं, जो ईरानीज हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है, ठीक है। आपके अफगानी पठान जो है उन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है, ये अपने ग्रुप्स में रह रहे हैं। इसके अलावा कुछ हिंदूज होंगे, उन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है। और दरबार में सब चाह रहे हैं कि जो बादशाह है वो हमारे हिसाब से चले, बादशाह हमारे हिसाब से चले, ठीक है, बादशाह हमारे हिसाब से चले, सभी हमारे हिसाब से होना चाहिए, बादशाह हमारा कहना मानेगा। अब क्या कर रहे हैं, सब आपस में दरबारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इसकी वजह से यहां पे क्या हो गया, किंग मेकर यानी कि किंग मेकर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। ये क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपना बंदा जो है पॉलिटिक्स में आ जाए, अपना बंदा आ जाए, ठीक है, यानी कि माय मेन शुड बी द एम्परर। ये दरबारी पॉलिटिक्स चल रही है। अभी दरबारी पॉलिटिक्स क्या हो गई, देखो ध्यान से समझना, ये दरबारी पॉलिटिक्स बढ़ने लग गई। और 1712 में आपका जो है 13 तक एक बंदे को गद्दी में बैठाया गया, उसका नाम था जहांदर शाह। कुछ किया नहीं, बात समझना, ठीक है। जहांदर शाह गद्दी में बैठा दिया। और ये जहांदर शाह जो था ना, किसकी मदद से बैठा, जुल्फिकार खान की मदद से बैठा। तो यहां से पता चल गया कि आपके पास जो कोर्ट पॉलिटिक्स है वो बहुत स्ट्रांग चल रही है, कोर्ट पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग चल रही है, ये कोर्ट पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है। जहांदर शाह गद्दी में बैठ गया। 1713 में जहांदर शाह को हटा दिया गया और आपका 1713 से 1719 तक एक नया बंदा बैठा दिया, उसका नाम था फर्रुखसियार। क्या नाम था, फर्रुखसियार। फर्रुखसियार गद्दी में बैठ गया। और ये खुद गद्दी में नहीं बैठा, ये भी दरबार की पॉलिटिक्स से बैठा। और 2 भाई थे सैयद ब्रदर्स, उन्होंने इसको मिलके गद्दी में बैठा दिया फर्रुखसियार को, देख लो। और फर्रुखसियार गद्दी में बैठ के रूल करने लग गया 1713 से 1719 के बीच में। अब देखो ये फर्रुखसियार जब गद्दी में बैठ गया तो किंग मेकर्स, अब देखो कि इनको बनाने वाला कौन है, फर्रुखसियार को गद्दी में किसने बैठाया, फर्रुखसियार को बैठाया सैयद ब्रदर्स ने। तो पावर कौन एंजॉय करेगा, जिसने बादशाह बनने में सपोर्ट किया। सब लोग क्या करेंगे, जलेंगे, सारे दरबारी क्या करेंगे, जलेंगे। सारी पावर कौन एंजॉय करेगा, सैयद ब्रदर्स। तो सैयद ब्रदर्स जो है आपके क्या बन गए, पाइवट बन गए, मुख्य बिंदु बन गए। बोला भाई साहब यहाँ तो बहुत आनंद है, बादशाह कोई और है और इनको सिर्फ पावर चाहिए, तो क्यों आपका सब सामने पावर चाहिए, एंजॉय करो किसी और के भरोसे। तो बादशाह फर्रुखसियार को बैठाया हुआ है। अब फर्रुखसियार ने जो है अपने शासनकाल में, ये फर्रुखसियार बैठेगा, नोट्स मैंने टेलीग्राम में डाल दिए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बोर बिल्कुल नहीं होना। मस्त हिस्ट्री चल रही है, मॉडर्न इंडिया। मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर अधिकारी बनना है तो। आपको सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखो पढ़ते चलो। तो फर्रुखसियार ने क्या करा, पहला मैं इंपॉर्टेंट काम बता देता हूं इसके। एक तो इसने क्या काम करा, ध्यान से देखना। फर्रुखसियार ने पहला काम जो करा वो आपका क्या करा, बंदा बहादुर जो थे उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। बंदा बहादुर थे ना, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएगा, जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में। तो बंदा बहादुर सिख लीडर है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, उनकी हत्या कर दी। इसके अलावा आपके पास जो अंग्रेजी कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लिश वाली, जो अंग्रेज थे जो बहुत कोशिश कर रहे थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 100 साल से, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे जो है इन्होंने ग्रांट कर दिया फरमान, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो 1717 में वो फरमान जो है लागू हो गया, उसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है, ये रॉयल फरमान है। उनको ट्रेड की परमिशन मिल गई, बहुत सारी फ्री चीज, आप कह सकते हो ना,
फ्रीबीज मिल गई बहुत सारी इन्हें जो है कि आपको जो है ड्यूटीज़ नहीं पड़ेंगी, आप ये चीज़ों में फ़ायदा उठा सकते हो अपने व्यापार करते हुए। तो जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल के कोने में बैठी हुई है, इसका जो मुख्य कह सकते हो जगह है वो बंगाल के कोने में और बॉम्बे में है, और एक मद्रास फैक्ट्री है, ठीक है। तो इस जगह पर आपके पास क्या है, अभी फिलहाल में यहाँ पे जो बंगाल है इनको, और ये क्या है बॉम्बे वाला एरिया है, ये इन्हें किस में मिला था, दहेज में। कहाँ से, आपके पास जब पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी हुई थी ब्रिटेन के राजकुमार से, तो इन्हें ये बॉम्बे मिला था। अब ये बंगाल में इनका जो है आपकी फैक्ट्री चल रही थी, इन्होंने कलकत्ता नाम का जो शहर वो बसाया था 3 गाँवों को मिलाकर 1690 में, सुल्तानुती, गोविंदपुर और कालीकाता। सुल्तानुती, गोविंदपुर और कालीकाता, यहाँ पे इन्होंने गाँव बसाया था, ये 3 गाँव बसाए थे जो बाद में कलकत्ता में इन्होंने कन्वर्ट किया। अभी जो कलकत्ता है यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास इनको मुक्ति मिले, कुछ इनको राहत मिले, कुछ कह सकते हैं आपको मुगल बादशाह की तरफ से कुछ छूट मिले। तो आपके फर्रुखसियार ने इन्हें मैग्ना कार्टा इशू कर दिया, इनको बहुत सारे ट्रेड के लिए यानी कि व्यापार के लिए काम करने के लिए बहुत सारी क्या मिली, फ्रीबीज मिली, बहुत सारी सहूलियतें मिली। इसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1717 में ये इशू हुआ। तो आपके फर्रुखसियार ने 2 काम किए। अभी जो फर्रुखसियार है इसको समझदारी आने लगी, इसको पता चल गया कि भाई जो ये आपका बहुत चालाक है। कौन है बहुत चालाक, आपके सैयद ब्रदर्स, ये मुझे जो है बैठा रहे हैं और अपने आप पावर एंजॉय कर रहे हैं। तो इसने क्या करने की कोशिश करी, इसने एक भाई को जो है सैयद ब्रदर के एक भाई को दक्कन भेजने की कोशिश करी। दिल्ली है ना, देखो ये आपके भारत का नक्शा है, ये आपका गुजरात है और यहाँ पे आपका दिल्ली है। अब यहाँ से इन्होंने दक्कन भेज दिया एक भाई को, और एक अब जब आपके जय वीरू की दोस्ती टूट जाएगी सैयद ब्रदर की, तो एक जय वीरू में से एक दूर चला जाएगा, एक यहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, पावर को ब्रेक करना आसान हो जाएगा। इनकी लड़ाई करवा दी, तो लड़ाई तो नहीं करवा पाया, तो क्या करा इन्होंने, इसको दूर भेज दिया। अब दूर भेज दिया तो जो भाई दिल्ली में है उसको चेज करना आसान रहेगा। तो जो दूसरा भाई है इसने जो है, अब ध्यान सुनना, साहू 1707 में छोड़ दिया था बहादुर शाह वन ने, साहू महाराज को छोड़ दिया था 1707 में। ये आए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आके इन्होंने खूब पावर गेन कर ली। यहाँ पे इन्होंने अपना सबका विश्वास जीत लिया, और ताराबाई के पुत्र को, ऑब्वियसली बात है, और ताराबाई को उनको हटवा के अपने आप बादशाह बन चुके हैं। इनको एबल कमांडर मिल चुके हैं, और इनको एक पेशवा भी मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री मिल चुके हैं, बहुत समझदार है। उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। तो ये मराठों से मिला, क्योंकि साहू के अंतर्गत ये दोबारा से पावर गेन करने लग गए थे। तो एक भाई जाके किससे मिला, पेशवा से, और इन्होंने बोला कि इसको जो है अपदस्थ कर देते हैं फर्रुखसियार को, और ट्रीटी साइन कर ली, एक संधि भी साइन कर ली, और मराठों की मदद से हटा भी दिया गया। मराठों की मदद से हटा दिया गया, और मराठे अपने पैरेलल में चल रहे हैं और अपनी पावर गेन कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एक साथ चीजें चल रही है, कई कई लीग मैचेस चल रहे हैं। अभी हम सिर्फ मुगल वाले में चलते हैं। अब क्या हुआ, आपके पास फर्रुखसियार को हटा दिया गया 1719 में। 1719 में 2 ऐसे ही बादशाह बने, ढीले डाले, रफ़ी-उद-दज़ारत, रफ़ी-उद-दौला, ठीक है। ये जो रफ़ी-उद-दौला, रफ़ी-उद-दज़ारत है, ये आपके पास कोई लूज मोशन से मर गया, कोई वोमिटिस से मर गया, तो ये 2-2, 3-3 महीने के लिए बादशाह बने। और इन्होंने जो है फिर कॉन्स्पिरेसी करी सैयद ब्रदर्स ने, और फिर आपके पास मोहम्मद शाह को गद्दी पे बैठा दिया। मोहम्मद शाह, जिसको आप रंगीला भी बोलते हो। और ये आपके पास कब से, 1719 से लेकर और 1748 तक ये गद्दी में बैठा, ठीक है। अब इसकी कोई सुनता ही नहीं है, और ये मूर्खों की फौज से घिरा हुआ है। मोहम्मद शाह मूर्खों की फौज से घिरा हुआ है, इसको पता ही नहीं है, और धूर्त लोग इसके चारों तरफ हैं, ग्रुप्स इनके चारों तरफ बने हुए हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, इसे भड़काए जा रहे हैं, और मेन एम क्या है, पावर गेन करना। पर सून ही रियलाइज कि आपके जो सैयद ब्रदर्स हैं वो खतरनाक हैं। तो ये सैयद ब्रदर्स की जो जोड़ी है उसको तोड़ देता है, ठीक है। मोहम्मद शाह छोटा ही होता है, बट ये रियलाइज कर लेता है और इनको क्या करता है, तोड़ देता है, ठीक है। अब सैयद ब्रदर की जब जोड़ी टूट जाती है, उसके बाद ये रूल करने लगता है। अब दरबार में नई टाइप की पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। दरबार में नई टाइप की पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, ध्यान से सुनना। मोहम्मद शाह क्या करता है, देखो ध्यान से सुनना। मोहम्मद शाह के समय में लोगों ने डरना छोड़ दिया। ये आपका इंडिया है, अब देखो ये बंगाल है, ठीक है। अब ये बंगाल है, ये एरिया आएगा अवध का, ये अवध का एरिया होगा, ये आपका रोहिलखंड का एरिया होगा, ठीक है। ये रोहिलखंड का एरिया होगा, ध्यान से सुनना। यूपी के बरेली के आसपास का इलाका, ये आपका अवध का एरिया होगा,
ये आपका महाराष्ट्र का एरिया होगा और ये बंगाल का एरिया, पूरा बंगाल का, ये बंगाल है पूरा, और ये आज के डेट का बांग्लादेश भी। अब देखो ध्यान सुनना, ध्यान से देखना। मोहम्मद शाह के समय में लोगों ने डरना छोड़ दिया। एक सादत खान नाम का आदमी था, सादत खान, ठीक है। इसने क्या करा, अवध में इसको आगरा में बैठाया हुआ था कि तू आगरा में ड्यूटी कर। अपनी सरकारी नौकरी का काम छोड़कर ये पहुंच गया कहाँ पर, आपका ये भाई पहुंच गया है चुपचाप जाके अवध में, और अवध में जो है अपना सेमी इंडिपेंडेंट रूल चलाने लग गया और अवध की स्थापना कर दी। धीरे धीरे इन्होंने जो है मोहम्मद शाह को क्या करना शुरू कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। और मोहम्मद शाह को इग्नोर करना शुरू कर दिया तो देखो ध्यान से सुनना, मोहम्मद शाह को इग्नोर करना शुरू कर दिया, महामूर्ख को। और 1719 से 1719 टू 1748 ये रूल करा, ध्यान सुनना। और अवध में आपका नवाब शाही की जो है इन्होंने स्थापना कर दी, सादत खान ने। ये प्योरली आपके पास मोहम्मद शाह के समय हो रहा है। बंगाल में क्या हुआ, देखो बंगाल में एक व्यक्ति था, बंगाल में एक व्यक्ति था, ये वाला, ये पूरा एरिया। बाद में इसने उड़ीसा और आपका बिहार का एरिया भी मिला दिया। यहाँ पे एक व्यक्ति था, उसका नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। ध्यान सुनना, सूर्य नारायण मिश्रा नाम का एक व्यक्ति था। औरंगजेब के समय पे इसने जो है अपना इस्लाम धर्म ले लिया था और उसके बाद जो है इसका नाम हो गया था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को बंगाल में भेजा गया था, ठीक है, दीवानी कार्यों के लिए। और दीवानी मतलब रेवेन्यू, सूबेदारी मतलब या निजामत मतलब आपका आर्मी, मिलिट्री, जस्टिस, इस सब से। और निजाम आपका दीवानी का मतलब होता है पैसा, निजामत का मतलब लॉ, जस्टिस, है ना, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, इस टाइप का जो खर्चे वाले हैं। और कमाई वाले यानी कि रेवेन्यू वाला वो कहा गया दीवानी। तो मुगल के समय में क्या होता था, दो अपॉइंट होते थे अधिकारी, एक होता था दीवान और दूसरा होता था सूबेदार। एक दूसरे पर नजर भी रखते थे, एक का काम होता था पैसे संभालना और एक का काम होता था आपका एडमिनिस्ट्रेशन देखना। तो बंगाल में आपका जो है ये सूर्य नारायण मिश्रा उर्फ मुर्शिद कुली खान जो था, इसने अपना, ये मैच द फॉलोइंग में आता है, इस वजह से पता होना चाहिए। इसने अपना बंगाल में नवाब, आपका बंगाल का नवाब बन गया। ध्यान से सुनना, पहले क्या किया, देखो ध्यान सुनना। पहले इसने क्या करा, पहले इसने दीवानी ले ली, सूबेदार था, सूबेदार से इसने अपने आप को दीवानी भी ले ली, दोनों फंक्शन आ गए। बोला इसके बदले में आपको फीस दूंगा, और बाद में फीस देने से भी मना कर दिया मोहम्मद शाह के समय में, ठीक है। अब ये महामूर्ख लंपटों से घिरा हुआ है मोहम्मद शाह। अब ये लंपट इसे गलत सलाह देते हैं, मूर्ख इसे गलत सलाह देते हैं। तो अब जो ये जो अब होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सराउंडेड बाय फूल्स यू बिकम फूल, एंड इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी अ फूल, और वो पहले से ही मूर्ख है, तो फिर तो कुछ कहना ही क्या है। तो मोहम्मद शाह के साथ क्या हुआ, एक व्यक्ति समझदार इसके साथ था, उसका नाम था चिन किलिच खान। क्या नाम था, चिन किलिच खान था, बहुत समझदार व्यक्ति था। इसने मोहम्मद शाह को बहुत समझाने की कोशिश करी, बहुत समझाया कि बादशाह आप जो है मूर्खों के चक्कर में मत पड़ो, अपना कहना थोड़ा सा काम कुम देख लो। अब ये हैदराबाद एक बार भेजा गया था काम से, ये हैदराबाद के दक्कन वाले इलाकों में, हैदराबाद में इसे भेजा गया था, दक्कन में भेजा गया था चिन किलिच खान को। इसको भेजा गया किसी काम से, इसका दिल आ गया था हैदराबाद में, फिर इसे दिल्ली बुलाया गया, इसे समझाने की कोशिश करी 1722 के आसपास में, पर बादशाह नहीं माना। इसको अपॉइंट किया गया था निज़ाम, मुल्क को संभालने वाला। अब जब ये एज ए निज़ाम, इसकी जिम्मेदारी थी बादशाह को समझाना, ठीक है, बादशाह ताकि सही से रूल करे। बादशाह समझ नहीं रहा है, तो इसने बोला भाई मूर्ख बादशाह के साथ अच्छा है कि मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। और ये दिल्ली से निकल गया, और दिल्ली से निकलने के बाद सीधे आपके जाके यहाँ पे इसने हैदराबाद नाम के स्टेट की स्थापना कर दी, हैदराबाद। और इसे हराने के लिए बादशाह ने एक व्यक्ति को भेजा, मुबारिज खां को, कि मैं इसे मार देता हूँ, कि मेरे साथ धोखा करा। किसने, मोहम्मद शाह ने बोला। तो जब उसे भेजा गया तो आपके पास जो चिन किलिच खान था, जिसे निज़ाम उल मुल्क का कह सकते हैं रोल दिया गया था, इस वजह से निज़ाम भी बोलते हैं। बाद तक ये आज़ादी के समय तक निज़ाम ही रहे हैदराबाद के। तो इसने मुबारिज खां की हरा दिया और मार दिया। अब मोहम्मद शाह जो है बोलने लगा, अरे मैं तो चेक करना चाह रहा था, आई वॉन्टेड टू चेक यू वेदर यू आर कैपेबल इनफ और नॉट। हार गया ना, मुबारिज खां को मार दिया। तो बोला अब मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था। तो बोला ठीक है, अब ये आपके पास निज़ामत जो है, आपका निज़ाम यहाँ पे रूल करने लगा। तो अवध में कौन, सादत खान, बंगाल में कौन, मुर्शिद कुली खान, और हैदराबाद में कौन, चिन किलिच खान।
ये आपके 1720s के मिड तक रूल करने लगे हैं। अब ध्यान से सुनना, अब क्या हुआ जब इतना हो गया, ठीक है, अब देखो ध्यान सुनना, ऐसे ही आपके पास रोहिलखंड में आपके पास अफगानी पठान थे, उन्होंने अपना दोस्त मोहम्मद वगैरह, इन्होंने अपना रोहिलखंड में आपका पठान जो है रूल स्टार्ट कर दिया अवध के लेफ्ट में, ठीक है। अगर आप भारत का मैप देखोगे ऐसे करके उत्तराखंड होता है, ऐसे करके आप देखते होंगे कभी, तो यहाँ पे आपके पास ये उत्तराखंड का स्टेट आता है ना, ऐसे करके आप देखेंगे कभी, ऐसे करके उत्तराखंड। तो ये जो इलाका है ना, ये जड़ वाला, यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट खत्म होता है, ये आपका रोहिलखंड प्लेन्स है। तो यहाँ पे रोहिला पठानों ने रूल करना शुरू कर दिया। ये सब मोहम्मद शाह के समय हो रहा है। अब देखो ध्यान से सुनो, इतना हो गया, अब अलग अलग राजपूत रूलर भी अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं, सिख भी अपने कोशिश कर रहे हैं, जाट भी अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया, ठीक है। जाटों ने अपने आप को जो है मजबूत करना शुरू कर दिया। पहले चूरामन, फिर उसके बाद बदन सिंह, और फिर उसके बाद लास्ट में सूरजमल। और दिल्ली के थोड़ा दूरी पे जाटों ने अपना अपना जो है एम्पायर स्टार्ट कर दिया भरतपुर में, राजस्थान में आता है भरतपुर। ये सब मोहम्मद शाह के समय हो रहा है और मोहम्मद शाह को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। अब देखो ध्यान सुनना, 1719 से 1748 मोहम्मद शाह है। अब देखो क्या हो रहा है, अब आते हैं हम लोग, एक मजबूत एम्पायर बनने वाला है मराठास। पिछले वाले से जो है, अभी थोड़ी देर के रुको, मोहम्मद शाह के समय की बात है, ध्यान से समझना। अब आपके पास मराठास में क्या हुआ, आपके पास साहू महाराष्ट्र लौटा। साहू जब 1707 में महाराष्ट्र लौटा, तो जब वो महाराष्ट्र लौटे, साहू महाराज जब महाराष्ट्र लौटे, तो यहां पर, ठीक है, इन्होंने क्या करा, आपके पास एक व्यक्ति मिला इनको, उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ उनका नाम था। बालाजी विश्वनाथ बहुत समझदार व्यक्ति थे, और जो महाराष्ट्र में आपके पास पावर को छीनना था, पावर को चलाना था, तो ताराबाई जो थी, इनकी जो आंटी थी, चाची थी, वो जो रूल करवा रही थी शिवाजी के थ्रू, अपने बेटे के थ्रू, जो छोटा था, तो उससे पावर लेने के लिए, क्योंकि आपके मराठास को क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। ये इतने टाइम बाहर है, तो जब हम दूर रहते हैं काफ़ी समय तक, तो क्या होता है, थोड़ा प्रेम भी कम हो जाता है। तो आपके पास इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, और बालाजी विश्वनाथ जो है, इनको पेशवा बनाया गया 1713 के आसपास, 20 तक इनको पेशवा बनाया साहू महाराज ने। अब ये पेशवा बन गए, साहू पेशवा बन गए जब, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने मराठा एम्पायर को बहुत मजबूत किया, महाराष्ट्र में, गुजरात में। और इनके जो पुराने शिवाजी महाराज के समय के जो क्या थे, आपके चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स लेने वाली जगह थी, चौथ मतलब 1/4 और सरदेशमुखी मतलब एडिशनल 10% एरियाज में जो टैक्स लेते थे, जब हम मराठा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा बाद में कभी। तो आपके पास इन्होंने बोला कि अपने जो एरियाज है, जो पुराने चौथ सरदेशमुखी के एरियाज हैं, उनमें मेरे को चाहिए हिस्सा। तो इन्होंने आपके जो मुगल कमांडर्स वगैरह थे, इनको भी डिफीट किया, और 1713 से 1720 में इन्होंने अपनी काबिलियत दिखा दी। कोंकणस ब्राह्मण थे, इन्होंने काबिलियत दिखाई कि मैं किस तरीके से पेशवाशिप चला सकते हैं, और एक बहुत बेहतरीन पेशवा बन के सामने आए। साहू जी महाराज को इन्होंने एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचा दिया। इसके बाद इनको 1720 से 1740 के बीच में एक और बेहतरीन पेशवा मिले, उनका नाम था बाजीराव वन, जिनके ऊपर पिक्चर देखी आपने रणबीर सिंह वाली, बाजीराव मस्तानी, वो जो तीर चलाता है रणबीर सिंह, और वो 2 पार्ट में तोड़ देता है ना। और महेश मांजरेकर जो है सामने बैठे होते हैं, और वो लेटे हुए हैं आराम से, है ना, सोफे में बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो कहता है कि देखो, उसे निकाल के देखो किसको, मोरपंखी को। तो वो बाजीराव जो है, वो बाजीराव वन माल है। तो यह करते हैं, अपनी फौज को भेजते हैं, और पूरे एरियाज में, बुंदेलखंड तक आपका जो है, उत्तर प्रदेश के साउथ तक जो है मराठा अंपायर को पहुंचा देते हैं, और उन एरियाज में रेड करने लगते हैं, बंगाल के कोनों में, उड़ीसा के एरियाज में, ठीक है, मुगल टेरिटरीज में। इसके अलावा इसके बाद 1740 से 1761 के बीच में इनको एक और बेहतरीन पेशवा मिलते हैं, उनका नाम होता है बालाजी बाजीराव।
अब देखो ध्यान सुनना, ये और खतरनाक हैं, ये इतने खतरनाक हैं कि ये पूरे आपके लाहौर तक पहुंच चुके हैं। अटॉक से लेकर यहाँ पाकिस्तान में जगह अटॉक, यहाँ से लेकर और अब मराठा एम्पायर को पहुंचा देते हैं कटक तक, उड़ीसा में, कटक जिसे आप लोग बोलते हैं। इतना बड़ा मराठा एम्पायर बना देते हैं। कौन? बालाजी बाजीराव। अब देखो इसमें मोहम्मद शाह रंगीला कहाँ से कहाँ तक रूल कर रहा है? 1719 से लेकर 48 तक। तो दोनों खतरनाक पेशवा इनके सामने। इस तरीके से आपके पास मुगल का सिस्टम चल रहा है। आपके पास ये सारे लोकल आपके एरियाज आने लगे हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, अब इसमें क्या हो गया, ये पेशवा जी हैं, इनका रूल बता दिया मैंने आपको। इसके बाद देखो ध्यान से सुनना, 1739 में बहुत बेहतरीन इवेंट होता है। 1739 में ईरान से एक व्यक्ति आता है, उसका नाम होता है नादिर शाह, पर्सिया से ईरान। तो इसका आक्रमण हो जाता है, नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है। मुगल वैसे ही कमज़ोर हो चुके थे और बैटल ऑफ करनाल होती है। बैटल ऑफ करनाल 1739 में बैटल ऑफ करनाल होती है। करनाल कहाँ पे? हरियाणा में। अब भाई मुगल जो आपके पास कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो सबको बुलाता है, इनविटेशन दे भाई लड़ने आओ हमारे साथ। तो कौन कौन है आपके पास जो बड़े कमांडर्स हैं उस जमाने के? पहला क्या बताया मैंने? सादत खान, इसको बोला जाता है भाई तुम्हें लड़ना पड़ेगा। चीन किलिच खान होता है ना। अब ध्यान से समझना, ये निज़ाम वाला जो हैदराबाद में जाकर निज़ाम की स्थापना करता है। अब क्या हुआ देखो ध्यान से देखिएगा, बैटल ऑफ करनाल होती है। करनाल की लड़ाई में मराठा हार जाते हैं, मुगल हार जाते हैं। मुगल अपनी लड़ाई हार जाते हैं, मुगल लॉस्ट द बैटल। ये बेहतरीन टर्निंग पॉइंट हो गया। और अब देखो क्या करना है, समझना। चीन किलिच खान जो है नादिर शाह के पास जाता है और इसे समझाता है स्टेट कंडीशन के बारे में कि भाई जो मोहम्मद शाह रंगीला है वो लंपटों के बीच में बैठा हुआ है, मूर्खों के बीच में बैठा हुआ है। और अब क्या कर सकते हैं आप, जो है पीस ट्रीटी कर लो, अपनी क्या कर लो, शांति कर लो। सादत खां जाता है चुपके से, चोरी से, ये भी मिलता है नादिर शाह के कैंप पे जाके, टेंट में जाता है, तंबू में, है ना। नादिर शाह के तंबू में जाता है आपका सादत खान, और यहाँ नादिर शाह अपने आराम से बेड में बैठा हुआ है ना। और ये जाता है, जाने के बाद बोलता है दिल्ली चलो, बहुत पैसा मिलेगा, करोड़ों रुपया, इतना मोटा पैसा आएगा कि मतलब तुमको मज़ा आ जाएगा, इतने सारे पैसे आ गए हैं, दिल्ली चलाई अब क्या कर सकते हो, दिल्ली चल सकते हो, चढ़ाई कर सकते हो। नादिर शाह बोलता है ठीक है भाई, बढ़िया बात है, दिल्ली चलते हैं। अब यह करता है करनाल से दिल्ली आ जाता है, ये करनाल है, दिल्ली आ जाता है। बोलता ठीक है, कितना कुछ 100 किलोमीटर चल लेते हैं। दिल्ली आने के बाद जो है ये वहाँ पे रूल करने लगता है, मतलब कुछ महीनों के लिए, 1-2 महीने के लिए आपके पास जो है ईरानी रूल स्टार्ट हो जाता है। मोहम्मद शाह को कह सकते हैं गद्दी से हटा दिया जाता है। अब जो नादिर शाह होता है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, पैसे कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी सेना लूट मचा रही है। अचानक से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि अरे यार नादिर शाह सोए थे, कल रात को हार्ट अटैक आया, एकदम मर गए। पूरे दिल्ली में पता चल गया, लोगों ने जो है नादिर शाह की फ़ौज की कुटाई कर दी। अब नादिर शाह को इन्फॉर्मेशन आई कि हमारी जो है हार्ट अटैक की न्यूज़ फैला रहे हैं, हम मर गए, ये फैला दिया। तो नादिर शाह ऑर्डर करता है किसके लिए? मैसेकर के लिए। और दिल्ली में बेहतरीन तरीके से, बहुत ही घटिया तरीके का कह सकते हैं, द मोस्ट ब्रुटल मैसेकर में से एक आपके पास नादिर शाह का मैसेकर होता है। उसके बाद जो मोहम्मद शाह रंगीला बोलता है कि भाई मेरी प्रजा को छोड़ दो और गलती हो गई, आराम से इस बात को हैंडल कर लेते हैं। तो नादिर शाह बोलता है ठीक है, आपका जो है मैसेकर को रुकवा दिया जाता है, आपका जो ये कांड हो रहा है उसको रुकवा दिया जाता है। और क्या होता है इसके बाद? नादिर शाह बोलता है चोर को बुलाओ। चोर कौन है? सादत खान। बोलते हैं भाई तूने प्रॉमिस किया था पैसा, जो पैसा प्रॉमिस किए थे बुला के लाए हो हमको कहाँ से? यहाँ टेंट में आए थे हमारे, याद है? पैसा बोले थे, पैसा, वो पैसा लाओ। अब सादत खां कहाँ जाए? बाहर आपकी नादिर शाह की फ़ौज है, एक कमरे के अंदर बैठा हुआ है, पैसे कहाँ से लाया जाएगा? तो नो सोर्स ऑफ मनी, सो फाइनली नो ऑप्शन, तो क्या करेगा? सुसाइड। तो फाइनली सादत खान जो है सुसाइड कर लेता है। फिर नादिर शाह समझाता है मुगल बादशाह के भाई साहब ढंग से रूल कर लो, क्या तुम्हारा नाम बदनाम है, तुम तो बिल्कुल बदनाम हो, थोड़ा ढंग से समझदारी से रूल करो। इसके बाद ये मयूर सिंहासन वगैरह लेके चले जाता है
और नादिर शाह मयूर सिंहासन वगैरह लेके और ये निकल पड़ता है और आपके पहुंच जाता है आराम से कहाँ, आपके ईरान साइड में। तो ये आपके पास नादिर शाह का आक्रमण हुआ जिसने बहुत बुरी हालत करी। उसके बाद आपके पास जो निज़ाम था, इन्होंने, क्योंकि अब क्या हो गया, मुगल बादशाह तो कमज़ोरी है, बाहर से आपके अटैक कर दे रहे हैं, इवन आपके मराठा पहुंच चुके हैं दिल्ली, इनसे कोई डर ही नहीं रहा है। तो आपके पास जो बंगाल है, बंगाल में आपका बिल्कुल सेपरेशन की तरफ चल रहा है मामला। 1739 में आपके पास नादिर शाह ने हरा दिया। अब देखो ध्यान से सुनना, हैदराबाद में आपका निज़ाम, ये अपने आराम से रूल करने लगा। अब देखो अंग्रेज साइड में बैठे हैं, अपने आराम से धंधा पानी चला रहे हैं। ये बंगाल में, कहीं मद्रास के साइड में, कहीं बॉम्बे के साइड में अपने आराम से दुकान फैक्ट्रियां चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ट्रेड कर रहे हैं। अब क्या हुआ देखो ध्यान से समझना, बंगाल में क्या गेम हुआ। बंगाल में मुर्शिद कुली खान, जो सूर्य नारायण मिश्रा की कहानी सुनाई थी, यही सूर्य नारायण मिश्रा जो है, ये सूर्य नारायण मिश्रा का क्या होता है, देखो ध्यान सुनना। इसके आगे के वंशज वगैरह आपके गद्दी में बैठते हैं, बट उनकी हत्या कर दी जाती है और लास्ट में आपके पास एक व्यक्ति गद्दी में बैठ जाता है, जिसके बारे में हम लोग बीच के डिस्कशन की जरूरत नहीं है, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। अलीवर्दी खान जो है 1740 में आपका नवाब बन जाता है बंगाल का। 1740 में आपका अलीवर्दी खान जो है नवाब बन जाता है, और नवाब बनने के बाद 1756 में इसकी मौत हो जाती है, और इसका जो ग्रैंडसन होता है उसका नाम होता है सिराजुद्दौला। ये गद्दी में बैठ जाता है, छोटा लड़का होता है, यंग नवाब होता है। अब जब ये गद्दी में बैठ जाता है सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी में, सब लोग इससे जलते थे, सब लोग इससे जलते हैं, फूकते हैं। घसीटी बेगम है एक, वो से जल रही है, मीर जाफ़र इससे जल रहा है ना। ये उस ज़माने के अमीर लोग हैं, मीर जाफ़र है ना, इसके दरबार में बैठा हुआ है नवाब के, राय दुर्लभ, ये सब इससे जल रहे हैं। उस ज़माने का एक बहुत अमीर बैंकर, ठीक है, जगत सेठ, ये इससे जल रहे हैं। ये एंटी हो गए। इस तरह एक घसीटी बेगम है ढाका वाली, ये इनसे जल रही है। सिराजुद्दौला यंग है और बड़ी छोटी उम्र में नवाब बन गया, पहले ही अटेम्प्ट में कलेक्टर बन गया। तो अब क्या कर रहे हैं, सिराजुद्दौला जो है, देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे रोहिला बताया था मैंने जो आपको, यह अवध बना दिया था साद खान ने, यह हैदराबाद आपका चिनकिलिच खान ने, और ये बंगाल आपका मुर्शिद कुली खान ने। जहाँ पे 1756 में कौन बैठ चुका गद्दी में, 1756 में यहाँ कौन बैठ चुका है बंगाल में, सिराजुद्दौला। सब इससे जल रहे हैं, यंग लड़का बन गया है, ठीक है। अब सिराजुद्दौला भी नए नए लड़कों की तरह ही है, ठीक है। अब इसने क्या करा, यहाँ देखना, कलकत्ता में, कलकत्ता 3 गांवों से मिलके बना, गोविंदपुर है ना, और कालिकाता और सुल्तानुती, इन 3 गांवों को मिलाकर आपका कोलकाता बना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके अंग्रेजों के फाइट चल रही थी भारत में फ्रांसीसियों के साथ, उसको अलग से पढ़ेंगे। फ्रेंच के साथ इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी, कहाँ पे, पूरी दुनिया में, और उसका असर भारत में भी दिख रहा था, और इसकी यहाँ पे साउथ इंडिया में इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी, एंग्लो फ्रेंच, जिन्हें हम कर्नाटक वॉर भी कहते हैं। इसके बारे में अलग से विस्तृत जानकारी में पढ़ेंगे। अब फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में भिड़ रहे थे, तो अंग्रेजों ने करा, इनकी फैक्ट्री थी यहाँ पे कलकत्ता में, इन्होंने क्या करा, उसकी जो दीवार थी, ये किले की जो दीवार होती है ना, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, फोर्ट विलियम की दीवारों पे इन्होंने गन्स लगा दी, गन लगा दी, तोपें लगा दी। अब जब इन्होंने तोपें लगा दी, कैनन्स है ना, ये कैनन्स लगा दी जब, ठीक है, जब इन्होंने कैनन्स लगानी शुरू कर दी, तो आपके जो सिराजुद्दौला था उसे लगा, अरे साला हम हमारे लिए लगाए हैं, ये हमको मारना चाहते हैं। और सिराजुद्दौला ने जो है अपनी पूरी फौज भेज दी यहाँ पर लड़ने के लिए। एक बड़े से कमरे के अंदर, मतलब छोटे से कमरे के अंदर बहुत सारे लोग आपके भर दिए, और भरने की वजह से उनका दम घुट गया, दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई, कुछ ही लोग बचे उसमें से।
अगले दिन सारी जगह न्यूज़ फैल गई कि आपका सिराजुद्दौला जो है बहुत ब्रुटल आदमी है, इसने बहुत ही बुरी तरीके से क्या करा है, आपका इनको मार दिया है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये पूरा बंगाल बिहार वाला एरिया और ये आपका बांग्लादेश वाला पूरा ये इलाका किसके अंदर में आ रहा है, बंगाल के ज़माने में आ रहा है, उस ज़माने में बंगाल में आ रहा है। ये अवध में आ रहा है, ये देखो ये अवध में आ रहा है, ये अवध है। इसके बगल में आपका रोहिलखंड है और देखो ये आपके पास कौन है, ये आपका हैदराबाद का निज़ाम है ये, और नीचे एक मैसूर राज्य हुआ था, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे इनकी जो है जब ये इवेंट हो गया, ये इवेंट होने के बाद यहाँ मद्रास में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को भेजा, रॉबर्ट जाओ देखो बंगाल में क्या कंडीशन चल रही है। तो रॉबर्ट क्लाइव को जब भेजा गया, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को जब भेजा गया तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, ध्यान से सुनना, ये देखो सिराजुद्दौला ज़्यादा टच हो गया, रॉबर्ट क्लाइव बहुत समझदार आदमी है और रॉबर्ट क्लाइव को भेजा, बोला जाके देख के आओ यार कि ये क्या बंगाल में क्या नाटक है इनका। तो इन्होंने क्या करा, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से निकला बंगाल पहुँचा और रॉबर्ट क्लाइव ने देखा भाई यहाँ तो इसके जो सिराजुद्दौला के दरबारी हैं सारे गद्दार हैं, ये सारे आपस में मिले हुए हैं, फिक्सिंग करके बैठे हैं। तो ये उनसे मिलता है और उनसे मिलने के बाद जो है बोलता है कि सेटिंग कर लेते हैं और किसको हटा देते हैं, आपका सिराज को हटा देते हैं, सिराजुद्दौला को हटा देंगे और मीर जाफ़र को गद्दी में बैठा देंगे, मीर जाफ़र को गद्दी में बैठा देंगे। तो मीर जाफ़र को गद्दी में बैठा दिया जाता है। उसके बाद हालांकि जो सिराजुद्दौला होता है वो ट्रीटी करने को तैयार हो जाता है बेचारा, सिराजुद्दौला ट्रीटी करने को तैयार हो जाता है, पर क्लाइव के दिमाग में बैठा हुआ था ट्रीटी होती भी है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन भी करते हैं ये, बट फाइनली आपका 23 जून 1757 को 1757 को आपका जो है बैटल ऑफ प्लासी हो जाती है, प्लासी के मैदान में। अब ये बैटल ऑफ प्लासी जब हो जाती है, ध्यान से समझना, ये प्लासी प्लासी प्लासी, दिस इज प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जब हो जाती है प्लासी के मैदान में, तो देखो ध्यान से सुनना, जब बैटल ऑफ प्लासी हो जाती है तो आपके पास एक जगह पे लड़ाई चल रही होती है। अब ये घोड़े में बैठा हुआ है कौन, आपका सिराजुद्दौला बैठा होगा कहीं कोने में घोड़े के ऊपर, हाथी के ऊपर, और दूर एक जगह पे कोना मोर्चा हार रहा होता है, किसका, आपका बंगाल का, और अंग्रेज एक मोर्चे में जीत रहे होते हैं। मीर जाफ़र कान में आके बोलता है, अरे देखो हार रही है फौज, ऐसा करो आप भग लो यहाँ से, मैदान से आप निकल लो, और 2000 घोड़े चारों तरफ इकट्ठे करते हैं और उसको बैठा देते हैं घोड़े पे, किसको, सिराजुद्दौला को। मूर्ख छोटा बच्चा होता है उसको बैठा के भगा देते हैं वहाँ से, उसको भगा देते हैं। उसके बाद जो है मीर जाफ़र अपना हथियार डाल देता है, वो लड़ाई नहीं करता और बिना तलवार चमकाए आपके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अंग्रेज हैं, वो आपका हरा देते हैं। किसको हरा देते हैं, आपका सिराजुद्दौला को, और मीर जाफ़र को नवाब बना देते हैं, मीर जाफ़र। और गद्दारों की श्रेणी में जयचंद के बाद एक और नाम जुड़ जाता है, उसका नाम होता है मीर जाफ़र। अभी मीर जाफ़र गद्दी में बैठ चुका है 1757 से 1760, खूब पैसा देता है क्लाइव को, लाखों रुपया, बहुत सारे जिले देता है, कमाओ और खाओ। किसको पैसे देता है, किसको पैसे देता है, आपका पैसा देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनके अधिकारियों को, और खूब माला माल कर देता है और कई जिले देता है। जिले देने के बाद अब गिवर्स हैव अ लिमिट, देने वाले की एक लिमिट होती है, लेने वाली कोई लिमिट नहीं होती, और ईस्ट इंडिया कंपनी का लालच बढ़ता चला गया। अब ये डिप्रेशन में आ जाता है, बोलता है भाड़ में जाए नवाबगिरी, और 1760 में ये बोलता है हमें नहीं बनना नवाब, भाड़ में जाए नवाबगिरी, हमें नवाब नहीं बनना अब। और ये अपना नया ढूंढ लेते हैं, मीर कासिम, मीर जाफ़र को हटा देते हैं, बोलते कोई बात नहीं मत बन। अब मीर कासिम भी एंजॉय कर रहा है पावर को, मीर कासिम भी जब पावर को एंजॉय कर रहा है, खूब मजे कर रहा है, ठीक है, मीर कासिम भी पावर को एंजॉय कर रहा है। अब जब मीर कासिम पावर को एंजॉय कर रहा है तो देखो ध्यान समझना, धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि भाई कांटों का ताज पहन लिया। अब वो बोलते हैं बर्धमान जिला दो, ये जिला दो। उस ज़माने में जूट की खेती होती थी, आपको पता है, वहाँ पे आपके पास क्या, पैडी यानी कि धान की खेती होती थी, जूट की खेती होती थी, है ना, बहुत सारे आपके चूनाम ट्रेड होता था, जो चूना होता है।
तो इस तरीके से आपके पास जब इतनी खेती होती थी और इतना सब आपका बंगाल जो है रिच था ट्रेड की फॉर्म में, व्यापार की वजह से, तो उसके अलग अलग जिलों को मांगे जा रहे हैं और उसकी जो जनता है उसको लूटे जा रहे हैं। उस पर रेवेन्यू इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जनता पे, इतनी ज़्यादा आपकी मांगे कर दी लगान की कि आपकी जनता तड़पने लग गई। उन्होंने बोला भाड़ में जाए खेती, हमें खेती करनी ही नहीं है, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, नाम करेंगे खेती, ना कोई हमसे पैसे मांगेगा। और जब इतना सिस्टम बुरा हो गया तो फाइनली मीर कासिम को जो है लगा कि ये गलत कर रहे हैं, और मीर कासिम यहाँ से भाग जाता है और मिलता है आपके अवध के नवाब से। ये नया बंदा आ गया है, उसका नाम होता है सुजाउदौला। ये बंगाल वाला सिराजुद्दौला है, इसका नाम है सुजाउदौला। और दिल्ली के बादशाह तब तक शाह आलम बैठ चुका था, शाह आलम दो, ये बैठा था 1859 में और ये बैठा था 1806 तक, सॉरी 1759 में ना। चमड़े की जबान है, फिसल जाती है, रबर से मिटाते हैं, करेक्ट करते हैं। 1759 से 1806 तक आपका ये शाह आलम बैठा है। इन दोनों के साथ मिलता है मीर कासिम। कौन? मीर कासिम। और ये दामाद है मीर जाफर का। और ये मिलता है, बोलता है अरे बादशाह ऐसा करते हैं, देखो आप, ये अवध वाले भैया और हम तीनों मिलके फाइट करेंगे अंग्रेज़ों से, और इनको जो है हम लोग फाइट करने के बाद जो है हरा देंगे। ये अवध वाला है, अब सिंगल सिंगल फाइट करेंगे और इनको हरा देंगे। देखो ध्यान से सुनना, ये अवध वाले भैया, ये लाल पेन ले लेते हैं, ये अवध वाले भैया, ये दिल्ली वाले बादशाह शाह आलम, और ये बंगाल वाला मीर कासिम। इसने क्या करा था, चुपचाप अपने फ्रांसीसियों की मदद से मीर कासिम ने फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश कर ली थी, हथियार फैक्ट्री, और अपनी राजधानी बिहार ले गया था मुंगेर, ताकि अंग्रेज देख भी ना पाए। और मीर कासिम ने करा, आपका वेपन फैक्ट्री खोली, ट्रेनिंग करवाई, लेफ्ट राइट लेफ्ट हमारे कैसे होते थे इंडियन फौजी, मोटी तोंद निकली हुई है, यूरोपियन पैटर्न पे बिल्कुल मॉडर्न तरीके से आपकी जो है इनको ट्रेनिंग करवाई। तो आपके पास यूरोपियन ट्रेनिंग करवाई फ्रांसीसियों से, ठीक है। जैसे आपको इंग्लिश सिखाने को इंग्लैंड से आए, तो वैसे ही इनको मिलिट्री ट्रेनिंग करा रहे हैं, यूरोपियन ट्रेनिंग किसकी? मिलिट्री की। और उसके अलावा आपके दो भैयाओं से बात भी कर ली है, ठीक है, बड़े भैया सुजाउदौला और दिल्ली के बादशाह शाह आलम। इनको बोला तीनों मिलकर फाइट करेंगे, अंग्रेजों को बैंड बजा देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये भाग जाएंगे और फिर हमारे मजा आ जाएंगे, फिर हम स्वतंत्र हो जाएंगे। पर जो बोलते हैं हम लोग हर बार नहीं होता। और आपका 1764 में, बक्सर नाम की जगह है बिहार में, अरे पेन दिख नहीं रहा, 1764 में तीनों का ट्रिपल अलायंस लड़ता है, अगेंस्ट इंग्लिश, और आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है, कंपनी जीत जाती है। मीर कासिम को भिखारी बना देते हैं, मीर कासिम भिखारी बन जाता है और वो सड़कों में घूमता है, इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ मौला, 2 रुपया दे दो। और आपके पास अब मीर कासिम के पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। अब मीर कासिम का कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, अंग्रेज़ों का ही शासन चल रहा है, अंग्रेज जो है अपने आराम से रूल कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, अब बादशाह जो है बोलता है, आपके जो इंग्लिश हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोबारा व्यक्ति को भेजते हैं। किस व्यक्ति को भेजते हैं? इसको भेजते हैं आपके रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट तुम फिर से जाओ, और फिर से जाने के बाद जो है तुम वहाँ ट्रीटी करके आओ, किसके साथ? संधि करके आओ बादशाह के साथ, मुगल बादशाह के साथ। अब देखो, खुद तो मीर कासिम मारा और बादशाह की गर्दन और दे दी। अब बादशाह की गर्दन जब अंग्रेजों के सर हाथ में आ गई है तो डरेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो मुगल एम्परर के साथ एंड आपके किसके साथ आपके सुजाउदौला के साथ एक संधि हुई है, उस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि 1765। 2 ट्रीटी हैं, एक ट्रीटी इन्होंने करी बादशाह के साथ और एक ट्रीटी इन्होंने करी शाह आलम 2 बादशाह के साथ और दूसरी करी सुजाउदौला के साथ।
तो पहले हम बात करते हैं अवध वाले के साथ। बोला हमने तुमने हमारा बहुत नुकसान कराया, तो चुपचाप 50 लाख रुपया जमा करो। नुकसान क्यों किया हमारा? है मूर्ख आदमी, कासिम के चक्कर में तुमने हमारा बर्बाद किया, तो आप 50 लाख रुपया दोगे। दूसरा बोला आप जो है इलाहाबाद दे दो हमें, इलाहाबाद हमें दो, और उसके बगल में एक कोरा जगह है वो भी हमें दो। इलाहाबाद और कोरा हमें दे दो, आपने बहुत नुकसान किया, इलाहाबाद और कोरा हमको चाहिए। बोला ठीक है, हारा हुआ क्या करेगा? उसने बोला ले लो। अब आते हैं आपके कौन, मुगल बादशाह, आपका शाह आलम दो, शाह आलम दो। बोला हिज हाइनेस आपने भी बहुत नुकसान किया, अब आप क्या करेंगे? चुपचाप आप भागेंगे इलाहाबाद में, यहाँ रहेंगे आपके लिए बढ़िया जो है, हमने एक 3 BHK वाला जो है बढ़िया आपको जगह दे दी है। उस 3 BHK इलाहाबाद, आप इस 3 BHK हाउस में रहिए, बढ़िया वाइन, डांस, टीवी, LED, केबल, इंटरनेट, हर चीज़ जो चाहिए आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पैसे कमाने के लिए अवध के नवाब से हमने इलाहाबाद और कोरा भी ले लिया है। यहाँ से आप मस्ती से पैसा कमाइएगा, और पैसा कमाने के बाद जो है आप एंजॉय करिए, और जो भी हम कागज़ लाएंगे उस पर चुपचाप साइन करिए। इसके अलावा बोला आप बंगाल की आप जो है दीवानी हमें दे दीजिए, निजामत हमें नहीं चाहिए डायरेक्ट, हमें दीवानी दे दीजिए 26 लाख रुपये में। और निजामत का खर्चा बताया हमें 53 लाख रुपया। तो दीवानी हम आपको 26 लाख रुपए फीस देंगे, और आप हमें दीवानी यानी टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दे दीजिए बंगाल की। ठीक है, हमें ये पूरा डायरेक्ट रूल नहीं करना, और हमारे जो है सिर्फ पैसा कमाने वाले का मतलब है, और पैसा हम कमाएंगे। तो आपका जो शाह आलम 2 बोलता है ठीक है भाई अब क्या कर सकते हैं, हार गए। और इसके बाद बंगाल में जो है ये दीवानी काम करना शुरू कर देते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, और वहाँ की जनता जो है बिल्कुल बर्बाद होनी शुरू हो जाती है। और बंगाल में आपका द्वैत शासन शुरू हो जाता है, ड्यूअल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी आपके पास जो निजामत है उसको रूल दिखाने के लिए कौन है? आपका नवाब है, पर दीवानी यानी पैसे वाला काम करने के लिए कौन है? आपका ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो इसको दो तरह के शासन चल रहा है, इसमें द्वैत शासन हो गया। बाद में हालांकि कुछ सालों बाद इस बात के 8 साल बाद 1773 में जब आपका नया कानून आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो उस कानून के बाद जो है ये द्वैत शासन को खत्म कर दिया था। तो इस तरीके से आपके पास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन करने लग जाती है, और इस साउथ इंडिया में आपका ताकत दिखा चुकी होती है ऑलरेडी। किसको? आपके फ्रांसीसियों को। तो अभी ये फ्रांसीसी वाला एपिसोड बाद में करेंगे। तो इस तरीके से आपका लेक्चर है, होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो आप लोग, बहुत बुरा लगता है। सब्सक्राइब करो ताकि मैं मेहनत करूं और ज़्यादा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। एग्जाम हम फोड़ेंगे, जो भी एग्जाम अब लाइन से आएंगे, ठीक है। APFC के लिए मैंने मेनली आपका मॉडर्न इंडिया के लिए बनाया है, और एक लेक्चर इंट्रोडक्टरी टाइप का हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। खुश रहो, एंजॉय करो, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आराम से एग्जाम निकलेगा, शांति से पेशेंस से एग्जाम की तैयारी करो, नहीं तो ना चाहते हुए भी 5 सवाल गलत हो जाएंगे, 5 गोले गलत मर जाएंगे, वो काम नहीं करना है। सो थैंक यू, खुश रहो।